नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पीछे वाले वीडियो में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने पढ़ा और उससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर साहित्य के बारे में पढ़ा। साहित्य कर चुके हैं, साहित्य के पर्सन कर चुके हैं, ऐबक कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा अनुरोध पहले आपसे यह है कि पीछे वाले जाकर वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद आगे से आगे इस तरह कंटिन्यू देखिए। इल्तुतमिश, इसका काल रहता है 1211 से 1236। उपाधि इसकी थी ईश्वर के भूमि का रक्षक, अमीर उल उमरा और सुल्तान आजम। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने, दिल्ली का पहला मुस्लिम था, मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, और आपको ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसने कहा है इल्तुतमिश को। पीछे वाले वीडियो में मैंने परिभाषाएं बताई है, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर लिख देना है दोस्तों। ऐबक के काल में इल्तुतमिश ने सर ए जानदार यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान का पद मिला था। ये ध्यान में रखना, सर ए जानदार। तो ये जो कोटेशन आ रही है, सॉरी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली आ रही है, तो इसका हाथों हाथ मैं आपको बता रहा हूँ। सर ए जानदार का मतलब है अंगरक्षकों का प्रधान। और ऐबक के काल में इल्तुतमिश को ये उपाधि दी गई थी। गोरी के आदेश पर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिली थी। खोखर विद्रोह के दौरान इल्तुतमिश ने 1229 के अंदर खलीफा अल मुस्ताबिर बिल्ला, ये बिल्ला ध्यान रखना कौन से जो है खलीफा, इनसे इन्होंने सनद प्राप्त किया था, तो बिल्ला से किया था। और ये सन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1229 का। दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक बना। सिक्कों पर खलीफा का दूत, खलीफा के नाम से इन्होंने सिक्कों का प्रचलन किया था। अब आगे आते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली स्थापित की थी, इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश की मुख्य रूप से समस्याएं क्या रही थी। इल्तुतमिश की समस्याएं, जब ये इल्तुतमिश बैठा था ऐबक के बाद में, ऐबक की जो चौगान खेलने के बाद मृत्यु हो गई, और ऐबक के बाद में कौन आया था आपको बताएं, आराम शाह है। और आराम शाह जब शासन कर रहा है तो इस्माइल नाम का एक व्यक्ति है जो इसको इल्तुतमिश को बुलाकर लेकर आता है, और एक युद्ध हुआ था, जुंद का युद्ध दिल्ली के अंदर, उसमें ये हराता है उसको। और इसके बाद में यहाँ इसकी, तो देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश की जो समस्याएं हैं वो गजनी का यालदोज था। एक तो गजनी इस तरह से मैंने बताया था, यहाँ जो था गजनी था, गजनी का यालदोज। उसके बाद सिंध के अंदर यहाँ कुबाचा बैठा, और बंगाल के अंदर अली मर्दान बैठा था। यहाँ दोनों तरफ से ये घिरा हुआ था व्यक्ति, तीन तरफ से इसके अंदर था। तो गजनी का यालदोज, सिंध का कुबाचा और बंगाल का अली मर्दान। 1229 के अंदर इसने तराइन के तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन के दो युद्ध आपको पता है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा विजय हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा विजय होता है। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, गजनी के यालदोज और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। इसके अंदर तराइन के तीसरे युद्ध में इसको पराजित कर दिया, यालदोज को। सिंध का कुबाचा, इसके साथ क्या हुआ, 1227 के अंदर इल्तुतमिश ने लाहौर में इसको हरा दिया, लाहौर पर इस पर आक्रमण किया था। कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। बंगाल के अली मर्दान के साथ कैसे निपटता है इल्तुतमिश। बंगाल के अली मर्दान के साथ देखिए, बंगाल पर 1226 के अंदर अधिकार करके बंगाल के सूबे को सूबे के रूप में स्थापित किया। और इल्तुतमिश के काल के अंदर 7 प्रमुख राज्य थे। इल्तुतमिश के काल के अंदर 7 कौन कौन से थे, रणथंबोर था, अजमेर था, मंडोर था और बयाना था, जालोर था और नागौर था। ये जो 6 है, 6 के 6 पूरे राजस्थान में आते हैं, और एक ये ग्वालियर है, ये बाहर है। तो इल्तुतमिश के काल में 7 प्रमुख राज्य थे, रणथंबोर, अजमेर, मंडोर, बयाना, जालोर, नागौर और ग्वालियर। ये आपको ध्यान में रखने, क्योंकि इसकी विजय आएगी 1222 से 1229 के मध्य। इल्तुतमिश ने गोहिल वंश का शासक था जेत्र सिंह, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल प्रबल रहती है, और काफ़ी बार राजस्थान हिस्ट्री के एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आ भी चुके हैं इससे। जेत्र सिंह के साथ भूताला का युद्ध लड़ा गया था, और गोहिलों की जो राजधानी थी यहाँ, इसका नाम था, गोहिल वंश की राजधानी नागदा, पहले राजधानी थी वो नागदा थी। और जब युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में, तो इस आगदा को बुरी तरह जला दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और पूरी तरह जलाने के बाद में ये आगरा नष्ट हो जाती है, और उसके बाद में राजधानी क्या बन जाती है, गोहिलों की आहड़ बन जाती है। और आहड़ से राजधानी बाद में चित्तौड़ बनती है, चित्तौड़गढ़ से बाद में गोगुंदा बनती है, और गोगुंदा से बाद में उदयपुर बनती है। इस तरह से ये मेवाड़ का था।
जय सिंह सूरी की पुस्तक जिसका नाम हमीद मरमर्दन है, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था और 1227 में परमार शासकों की राजधानी मंदसौर पर भी इल्तुतमिश ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये थोड़ा सा बस आपसे पूछ सकता है, ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1228 से 1229 जालोर दुर्ग का घेरा लगाया और वहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था। इस राजा का नाम ध्यान रख लेना। इसी तरह 1229 में बयाना अजमेर नागौर पर भी इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया था। जो मैंने आपको बताए थे जितने भी 7 राज्य थे महत्वपूर्ण। 1231 के अंदर, ये काफ़ी स्टार बना रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, 1231 के अंदर ग्वालियर व कालीजन यानी कि बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और इल्तुतमिश ने मलय वर्मा को पराजित किया था जो परिहार शासक था उस समय। ये भी ध्यान में रखना आपको। ये इल्तुतमिश की विजय का क्रम था। थोड़ा सा विजय का क्रम पूछ लिए, बाकी अभी तक इनसे पसंद ज़्यादा बने नहीं है विजय के क्रम से, भविष्य में बन सकते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने लिख दिया। इल्तुतमिश के काल में अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, किसके काल में पृथु विद्रोह हुआ था, तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। पृथु विद्रोह किसको काल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल में। 1234 और 1235 मालवा में अभियान किया था और भीलसा के दुर्ग को तोड़कर उसके मंदिरों को तोड़ा था। तो भीलसा के मंदिरों को तोड़ने का ये किसने दुस्साहस किया था? तो इल्तुतमिश आता है और भीलसा के विरुद्ध अभियान इसके अंदर पूछा भी गया है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न। आगे है 1236। 1236 में जो इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था बामियान के खिलाफ किया था, अफगानिस्तान के अंदर है, खोखरो के विरुद्ध अभियान था। यह इल्तुतमिश का अंतिम अभियान माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है बामियान का। तो 1291 के अंदर 1221 के अंदर चंगेज़ खां का जो था मंगोल नेता ख्वारिज़म में युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी, तो जलालुद्दीन मंगबरनी का हिंदुस्तान पहुंच गया था क्योंकि चंगेज़ खां से बचने के लिए। और मंगबरनी जब हिंदुस्तान पहुंचा तो इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरनी को सहायता देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और चंगेज़ खान को भारत के आक्रमण से भारत पर जो आक्रमण करना था उससे बचा लिया था। 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसने शासक वर्ग का गठन किया। 2 दल बनाए इसने शासक वर्ग के अंदर, एक बनाया था तुर्कदास, एक बनाया था ताजिक। तो दोनों ही ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, सारा मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्व वगैरह सारा इसके अंदर आ जाएगा, तो अलग से पढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, सीधे मैं आपको प्रश्न कराऊंगा इसके बाद। तुर्कदास के अंदर इल्तुतमिश ने, और ताजिक दास किसको कहते हैं? तुर्क जो थे, तुर्क के चैलगानी थे और नियुक्ति इनकी प्रशासन और सैन्य अभियानों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो तुर्क के चैलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, बार बार एग्जाम में आता है। इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार के रूप में ये कार्य करते थे तुर्क के चहलगानी के सदस्य। एक है ताजिक, तो ताजिक वर्ग किसको कहते थे? जो गैर तुर्क थे इनको ताजिक कहते थे। विदेशी चंगेज़ खान से बचने के लिए भारत में आकर तुर्क जो ठहरे थे, गैर तुर्क जाति इनको ताजिक अमीर कहा जाता है। अमीर 2 वर्गों में था, एक चहलगानी जिसको तुर्क के दास था और ताजिक वर्ग था। इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति था जो निजामुल मुल्क जुनैदी था, इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री का नाम भी काफ़ी बार पूछा गया, ताजिक ग्रुप से था। ये आपको ध्यान रखना है, निजामुल मुल्क जुनैदी का। अब है इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था अपनाई थी जिसका नाम था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था की जानकारी हमें किससे मिलती है? निजामुल मुल्क अब्बू बली के पुस्तक रियासतनामा से मिलती है। तो निजामुल मुल्क ने ये पुस्तक लिखी थी, रियासतनामा। इसके अंदर इक्ता जो है अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भूमि। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इक्ता व्यवस्था है। इक्ता व्यवस्था 2 इक्ता व्यवस्था थी, एक बड़ी इक्ता और एक आपको ध्यान में रखना है छोटी इक्ता। बड़ी इक्ता क्या किसको कहते थे? प्रांत को कहते थे। और ये बड़ी इक्ता के बारे में बता रहा हूँ, इसके इक्ता के अधिकारी क्या कहलाते थे? इक्तेदार, मुख्ता या क्या कहते थे? वली। बड़े इक्तेदार के कार्य, इसका कार्य था कानून व्यवस्था और इसका एक और कार्य था भू राजस्व की वसूली करना। छोटी इक्ता के बारे में दोस्तों देखिए, ये किसके लिए थी? भू राजस्व सीधा दिया जाता था अनुदान या जागीर के रूप में। छोटे इक्तेदार केवल और सैन्य अभियानों के लिए जाते थे, ये ध्यान में रखना। मुल्तान से लखनौती तक जो कई छोटे छोटे भूमि के भाग थे, इनको ही सामान्य रूप से उस समय क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, भूमि के टुकड़ों को। ठीक है, आगे चलिए। इक्ता के अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे। इनके 3 प्रमुख कार्य होते थे: शांति व्यवस्था, भू राजस्व और जब भी सुल्तान को आवश्यकता पड़े तो सैनिक सेवा प्रदान करना।
फवाजिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। अभी एक एग्जाम हुआ था शायद हिमाचल प्रदेश का, उसके अंदर अभी प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों। तो फाजिल किसको कहते हैं? प्रांतीय अधिकारी जो प्रशासन का खर्चा सलाहकार शेष रकम, ये शेष ध्यान में रखना, शेष रकम केंद्रीय खजाने में जमा करते थे उसे क्या कहा जाता था? फाजिल। प्रांतों के अधिकारी होते थे जो प्रशासन का खर्चा काट कर शेष रकम केंद्रीय खजाने में जमा करवाते थे, उनको क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था दो तरह से थी। केंद्र में स्थायी सेना, स्थायी सेना केंद्र के अंदर घुड़सवार और पैदल सेना थी। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। प्रांतों के अंदर मुक्ता, मुक्ता किसको कहते थे? इक्ता का जो प्रधान था, ठीक है ना दोस्तों, इक्ता के प्रधान को क्या नाम था? मुक्ता। तो मुक्ता सेना का नेतृत्व करते थे। अब है मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश के काल के अंदर मुद्रा प्रणाली, शुद्ध अरबी के सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्कों के दो प्रकार थे, एक टंका और एक जित्तल। टंका जो दोस्तों था वो चांदी का टंका था और वजन कितना था इसका? 175 ग्राम। इसके वजन का प्रश्न आया है। और तांबे का सिक्का, उसका क्या नाम था? जित्तल। तांबे का जित्तल और चांदी का टंका। एक टंका बराबर 48 जित्तल, ये इसका अनुपात था, 1:48। अनुपात का ध्यान रखना दोस्तों, अनुपात का काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है और ये मैंने आपके यूजीसी नेट वाले ग्रुप के अंदर क्विज बोर्ड के अंदर भी आपका क्विज डाला था एक बार, तो लगभग ये बहुत कम ही जनों ने सही किया था इसका। नेल्सन राइट, इसकी एक परिभाषा है नेल्सन राइट की, सॉरी ये पुस्तक है इसकी, काइनेज एंड मेट्रोलॉजी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली में इल्तुतमिश को मुद्रा विवेचन कहा, मुद्रा विशेषज्ञ इसने कहा है। किसने कहा है? नेल्सन राइट ने। सिक्कों पर क्या लिखवाया था? शक्तिशाली साम्राज्य और धर्म व राज्य का तेजस्वी नाम से इसने सिक्कों पर लिखवाया था। इल्तुतमिश ने अपने जीवन के काल में ही रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था। रजिया तो नाम लिखा हुआ आ गया, तो एक बात और बता देता हूँ, एक दो बार प्रश्न आ भी चुका है कि इल्तुतमिश के किस सैन्य अभियान, इल्तुतमिश के किस सैन्य अभियान में रजिया के जो थे इस सिक्के जारी किए गए थे? तो ग्वालियर अभियान होगा दोस्तों इसका उत्तर, ठीक है ना। एक अभी प्रश्न आया था थोड़े दिन पहले, किस अभियान के बाद में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था? तो इसका उत्तर ग्वालियर अभियान है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जो कुतुब मीनार पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। मूलतः कुतुब मीनार 4 मंजिल का था, इसकी चौथी मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिलें बनवाई थी। दिल्ली के इतिहास में दिल्ली में हजराते दिल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के इतिहासकारों ने दिल्ली के लिए हजराते दिल्ली शब्द का प्रयोग किया है, ये ऐसे लिख दिया मैंने बीच में। इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। यह भारत में निर्मित पहला मुस्लिम मकबरा है। किसका? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मदरसा इसको बोलते हैं आपको मकबरा नसीरुद्दीन भी बोलते हैं, मकबरा नसीरुद्दीन या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था और ये भारत में निर्मित मुस्लिम पहला मकबरा माना जाता है। जोधपुर को काट देना, जोधपुर नागौर आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना। नागौर में तारकीन का दरवाज़ा जो था इल्तुतमिश ने बनाया था, और तारकीन का उस कहाँ लगता है? नागौर के अंदर लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, चिश्ती के शिष्य थे हमीमुद्दीन नागौरी जी इनके। बदायूं के अंदर हौज शम्सी का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, एक ये ध्यान में रखना। स्वयं का मकबरा इसने दिल्ली के अंदर बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम एक मदरसा का निर्माण करवाया गया। यह मदरसा मोहम्मद गोरी के नाम पर था और मदरसा मुइज्जी के नाम से जाना गया। एक तो दिल्ली के अंदर जो मकबरा बनाएगा सबसे पहले, तो मकबरा भी कौन बनाता है? जो मुस्लिम शैली के अंदर इल्तुतमिश बनाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, अपने पुत्र की याद में। और एक मदरसा बनाएगा। मदरसा किसके याद में बनाता है? मोहम्मद गोरी की याद में बनाता है, मोहम्मद गोरी के नाम पर बनाता है, मदरसा मुइज्जी। तो ये ध्यान में रखना दोनों। इल्तुतमिश के द्वारा अपनी ग्वालियर विजय के बाद में सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भी आपको मैंने बता दिया था। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी आ गए। तो ये आपका हो गया दोस्तों इल्तुतमिश तक। आगे वाले वीडियो में मैं आपको इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बता दूंगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसके बाद में रजिया सुल्तान, और बाकी जो भी एक दो और है उन सभी के बारे में बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। और अच्छा लगे वीडियो तो क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको शायद PDF सही नहीं दिखाई दे रही होगी, तो देखिए जो पहले वाला था आपका KM स्कैनर, इसको तो मैंने डिलीट कर दिया था। KM स्कैनर
क्योंकि सरकार ने जब रोक लगाई तो अपने कैसे रख सकते हैं। तो केम स्कैनर मैंने डिलीट कर दिया और इसके बाद मैं ये कोई दूसरा स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा क्या साफ़ नहीं आ रहा है रात को। तो ये जो नोट्स हैं पेज के ऊपर लिखे हुए हैं मेरे रजिस्टर के ऊपर, तो थोड़ा साफ नहीं आ पा रहा है, इसके कारण ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। समझने का प्रयास कीजिए, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास कीजिए और वैसे मैं लिख भी रहा हूँ साथ में। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, और आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।